फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड इजी वाईफाई कक्षा। मैं संदीप गंगवार आज आपके साथ फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिक्स में जुड़ा हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियोस में, इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, एक्स-रे डिस्कस किया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है, न्यूक्लियर फिजिक्स के जो पॉइंट है उसको डिस्कस किया है और आपके मॉडर्न फिजिक्स के कुछ पॉइंटों को डिस्कस किया है। तो आप वो प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैथमेटिक्स के भी जो वीडियोस हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में आपको लिमिट का जो चैप्टर है वो मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप वहां जाके वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जाम आपका AAI का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए ओरिएंटेड है। इसके अलावा ये जो टॉपिक जिस एग्जाम में आता है उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा सेक्शन, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम पहले तो मेरी बात इस तरीके से सुनिएगा कि जो क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मेनली कुछ फॉर्मुलेज हैं उन पे बनते हैं, और कुछ थ्योरी का सेक्शन है वहां से बनते हैं। तो उस थ्योरी के सेक्शन पे जाने से पहले मैं कुछ आपको हिस्ट्री बताना चाहूंगा। हिस्ट्री में आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा। इंटरेस्ट ये रहेगा कि ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट। मैं यहां लिख देता हूं, ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट, लाइट की स्टडी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, आपने जहां तक उनका नाम सुना हो, जहां तक क्या आपने क्या दुनिया के हर शख्स ने उनका नाम सुना होगा, न्यूटन। न्यूटन ने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्होंने अपनी थ्योरी दी, और उस थ्योरी का नाम था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इन्होंने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा था कि जो लाइट जो प्रकाश है, प्रकाश आपका टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। उनके कहने का मतलब ये था कि जो लाइट है वो पार्टिकल के बिहेवियर को शो करती है, उसमें कोई वेव का नेचर नहीं होता, वो वेव नहीं होती है। तो लाइट, उन्होंने क्या कहा, लाइट क्या है? पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि कोई मान लीजिए ये बल्ब है, और इस बल्ब से जितनी भी रोशनी निकल रही है, ये रोशनी जो निकल रही है ये क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। लाइट के क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो कि एक स्ट्रेट डायरेक्शन में फॉरवर्ड हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। इनकी स्पीड इतनी है कि हमको ये पार्टिकल्स आपको दिखते नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा लाइट क्या है? टाइनी पार्टिकल्स है। टाइनी मींस छोटे, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, इससे छोटे नहीं, सबसे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं टाइनी पार्टिकल्स कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन कैलकुलस थ्योरी में उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो टाइनी पार्टिकल्स का बिहेवियर शो करती है। तो उन्होंने लाइट को एज अ पार्टिकल नेचर की अकॉर्डिंग पार्टिकल नेचर में आपको रखा गया। ठीक है, बट यहां पे काम नहीं चला न्यूटन की थ्योरी से। बट न्यूटन क्या थे? एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, तो उनकी थ्योरी को और उनकी कही हुई बात को कोई मना नहीं कर सकता था उस टाइम पे। बट एक आपके साइंटिस्ट रहे जिनका नाम भी आपने सुना होगा, हाइजेंस कहें या फिर हाइगन्स कहें, HUYGENS। हाइगन्स ने अपना एक थ्योरी दी, और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उस थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो लाइट होती है वो आपका वेव नेचर को शो करेगी। लाइट होती है वो आपका वेव नेचर को शो करेगी। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो वेव नेचर को शो करेगी। अब यहाँ पे बात एक और आ गई कि जो लाइट है वो आपके कौन से बिहेवियर को शो करती है? वो वेव को शो करती है। बट न्यूटन कह चुके थे कि वो पार्टिकल्स नेचर को शो करेगी लाइट। तो अब यहाँ पर एक ट्रेड ऑफ की कंडीशन आ गई कि किस चीज को माने, कि पार्टिकल्स का नेचर है या फिर वेव का नेचर है। बट आप सभी को पता ही है कि न्यूटन के सामने कोई अच्छा साइंटिस्ट भी हो, वो सब उनके सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। तो जितने भी
साइंटिस्ट की जो मीटिंग थी, साइंटिस्ट जितने भी साइंटिस्ट ने बैठक की और अपनी मीटिंग में डिसाइड किया कि जो न्यूटन कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, जो हाइजेंस कह रहे हैं इनका कोई आपका ट्रुथ स्टेटमेंट नहीं है, शायद इन्होंने इनसे कोई गलती हुई है, बट जो न्यूटन कह रहे हैं वो उनकी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो न्यूटन की थ्योरी के अकॉर्डिंग ही एक ऑप्टिक्स में एक आपको कुछ स्टडी किए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, वो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और इनकी स्टडी जहां तक सही भी थी उस समय, बट इनको हाइजेंस अपने प्रूव नहीं कर पाए कि जो लाइट है वो वेव नेचर को शो करेगी, बट जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और वहां पे हाइजेंस के बाद एक साइंटिस्ट आए, थॉमसन यंग, ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट। और जब ये एक्सपेरिमेंट आया तब प्रूव हो गया, क्या है एक्सपेरिमेंट अपन लोग सेपरेट डिस्कस करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनेंगे तो उसको अपन लोग सेपरेट डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ नाम से जाइएगा कि थॉमसन यंग एक्सपेरिमेंट जो था, डबल स्लिट यंग एक्सपेरिमेंट जो था, उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो कौन से बिहेवियर को शो करेगी, वो वेव के बिहेवियर को शो करेगी। कैसे कहा कि कौन सा शेडो का कॉन्सेप्ट लगाया उन्होंने, क्या कहा, कैसे आपका वेवलेंथ के बारे में बताया इन्होंने, ये सब चीजें अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले न्यूटन ने कहा कि वो टाइनी पार्टिकल्स है, एज अ पार्टिकल नेचर की तरह शो होगा, फिर हाइजेंस ने कहा वेव, फिर थॉमसन ने कहा वो आपका वेव नेचर को शो करेगी, और उन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट भी दिया। जब इनका एक्सपेरिमेंट सामने आया तब लोगों ने समझा कि हाँ सही बात थी कि जो लाइट है वो कौन सा नेचर शो करने वाली है, वो वेव नेचर को शो करने वाली है, ठीक है। फिर भी कुछ लोगों को यकीन नहीं था, क्योंकि वो न्यूटन सर की बात को आपको रॉन्ग नहीं बोल सकते थे, उनकी बात को गलत बोलना सबके बस की बात नहीं थी, ठीक है। फिर इसी चीज को एक एडवांस किया किसी ने, इन दोनों की हेल्प की, हाइजेंस और थॉमसन यंग की हेल्प की फ्रेस्नेल साइंटिस्ट ने, जीन फ्रेस्नेल, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया लाइट पर, एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने भी कहा कि जो लाइट है वो कौन से नेचर को शो करेगी, वो आपके वेव नेचर को शो करेगी। अब भाई दुनिया को यकीन हो गया कि जो न्यूटन सर ने कहा था वो कहीं कोई बात गलत थी, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा था कि जो लाइट है वो वेव नेचर को शो करेगी। बट न्यूटन तो न्यूटन थे, उनकी बात को अभी भी कोई गलत नहीं कह सकता था, जितने भी साइंटिस्ट थे उनकी बात को गलत कहने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। फिर कुछ साइंटिस्ट और थे, उनके कुछ एक्सपेरिमेंट थे, फिर उनसे पूछा गया, किनसे पूछा गया, जीन फ्रेस्नेल से पूछा गया, हाइजेंस से पूछा गया, थॉमसन यंग से पूछा गया कि भाई ठीक है तुम लोग बोलते हो कि जो लाइट है वो वेव नेचर को शो करेगी, तो कुछ आपके साइंटिस्ट थे, एक थे हॉलवाच साइंटिस्ट और एक लेनार्ड साइंटिस्ट थे, हॉलवाच और लेनार्ड साइंटिस्ट थे, इनके दो एक्सपेरिमेंट थे, एक आपके थे आपके हॉलवाच एक्सपेरिमेंट एंड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इनके भी कुछ एक्सपेरिमेंट थे लाइट को लेके, तो इनसे कहा गया, इन लोगों से कहा गया कि भाई ये लोग भी कहते हैं कि जो लाइट है वो क्या है, पार्टिकल्स नेचर को शो करेगी। वो कौन से एक्सपेरिमेंट थे, वो जो एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने कहा था कि किसी मेटल पे जब कोई लाइट फॉल होती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक्साइटेड होते हैं, काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हैं, और मोमेंटम के बारे में कुछ उन्होंने बताया था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको अभी अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ। इन्होंने क्या कहा कि पार्टिकल्स नेचर के होते हैं। तब इन तीनों से पूछा गया कि इनके इस एक्सपेरिमेंट को आप फेल कीजिए तब माना जाएगा कि जो लाइट है वो वेव नेचर को शो करेगी, ठीक है। अब ये ड्रामा यही खत्म नहीं हुआ, फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम दुनिया जानती है, आइंस्टीन ने अपनी एक इक्वेशन और आइंस्टीन ने एक अपनी थ्योरी दे दी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव हुआ कि ये जो लाइट है वो क्या है, पार्टिकल नेचर को शो करेगी। अब भाई ट्रेड ऑफ की कंडीशन बहुत ही विकट हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि जो लाइट है वो वेव नेचर को शो करेगी या
पार्टिकल नेचर को शो करेगी। तो फाइनली ये माना गया कि जो लाइट है, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए, लाइट जो है, लाइट आपके वेव नेचर, वेव को और पार्टिकल्स दोनों को ही शो करती है। लाइट क्या है? लाइट वेव और वेव फॉर्म में भी रह सकती है और लाइट पार्टिकल के फॉर्म में भी स्टडी की जा सकती है, और ये दोनों ही स्टेटमेंट सही थे। आगे चल के पता चला कि हाँ, ये दोनों ही बात सही है। जो लाइट है, लाइट दोनों ही नेचर शो करेगी, वेव नेचर भी शो करेगी और पार्टिकल नेचर भी। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों ही शो करेगी क्या? लाइट। फाइनली पता चला कि जो लाइट है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर भी शो करेगी। पार्टिकल नेचर का एक पार्ट है अपने लिए सिलेबस में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, तो आप उसकी वीडियो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वहां से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये लाइट का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर यहाँ पर बताया गया। ठीक है, अब तक जो मैंने डिस्कस किया वो एक आपको समझाने के लिए किया कि ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स जो है स्टडी ऑफ लाइट है। ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट है, स्टडी ऑफ लाइट है। और ऑप्टिक्स में स्टडी ऑफ लाइट है और लाइट को क्या है, वेव की फॉर्म में भी हम स्टडी कर सकते हैं और पार्टिकल की फॉर्म में भी स्टडी कर सकते हैं। तो यही चीजें दो कैटेगरी में डिवाइड हो गई, यही चीजें दो कैटेगरी में डिवाइड हो गई। एक को कहा गया रे ऑप्टिक्स, एक को कहा गया रे ऑप्टिक्स और एक को क्या कहा गया, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को ही हम जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो नाम ये रहे जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, तो ये क्या, ये दोनों सेम है। और वेव ऑप्टिक्स को हम फिजिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। पहला पार्ट रे ऑप्टिक्स, सेकेंड इज वेव ऑप्टिक्स। नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे ऑप्टिक्स लाइट का वेव को डिस्कस किया जाएगा, लाइट के वेव के बिहेवियर को डिस्कस किया जाएगा। किसमें? इस वाले पार्टिकल्स में, इस वाले पोर्शन में। और यहाँ पे क्या, रे ऑप्टिक्स नाम से ही क्लियर है कि कोई रे होगी, कोई जियोमेट्रिक रे होगी, जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर बनेगा और उस जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर से मैं डिसाइड कर सकता हूं कि जो ऑप्टिक्स है या लाइट है उसकी स्टडी क्या है, उसमें कौन कौन से ऐसे फीचर हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, उस समय भी इंपॉर्टेंट थी और आज उसी कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, स्पीड में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कंटेंट ज्यादा हो जाए, क्योंकि टाइम क्या है, कम है, इसलिए आप थोड़ा सा देखिएगा, मेंटेन कीजिएगा अपने आप को। प्रॉब्लम हो तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नोट्स को अपने मेंटेन कीजिएगा, नोट्स अपने मेंटेन करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। नोट्स मेंटेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद सोचेंगे हमें समझ में आ गया, तो बस अभी उस समय के लिए आ गया, हो सकता है 5, 6 दिन 10 दिन बाद आप भूल जाए उस बात को। तो नोट्स को भी मेंटेन करिएगा, जितने भी वीडियोस हैं सबके लाइन बाय लाइन, लेक्चर बाय लेक्चर 1 2 3 करके आप मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आप लगाते चल रहे हैं उन क्वेश्चंस को भी उन्हीं नोट्स में आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा फॉर्मूला हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जो मैं यहाँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कवर नहीं कराया, मुझे लगा कि ये नहीं होना चाहिए, बट आपने कहीं पढ़ा तो आप उस चीज को भी अपने अपडेट कर सकते हैं। तो फाइनली जो नोट्स बनेंगे, आप फाइनली उन नोट्स का रिवीजन करेंगे एग्जाम में जाने से पहले, और आपका क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, धांसू तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अपन लोगों ने लाइट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक क्या हो गई, रे ऑप्टिक्स, एक क्या हो गई, वेव ऑप्टिक्स। अब अपने लिए रे ऑप्टिक्स दैट इज जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स, यही टॉपिक है। अब अपने को ये पढ़ना है। क्या, पहले ये पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं पहले, बट अपन लोग पहले ये पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आप ये समझ लेंगे तो इसको समझने में इशू नहीं आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे फ्रेस्नेल का एक्सपेरिमेंट है, 100% 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर एग्जाम में आया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। फ्रेस्नेल का जो एक्सपेरिमेंट है वो अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को भी डिस्कस करेंगे। लाइट के जो मेन एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं उन सबको हमें डिस्कस करना और वहां से क्वेश्चन आता है। बात समझ में आ गई?
क्यों? क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखिएगा, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि मैं यहाँ जो कंटेंट दे रहा हूँ तो कुछ एनालिसिस करके दे रहा हूँ कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से आता है, उस चीज को लेता हूँ। ठीक है, बाकी पोर्शन तो पढ़ने के लिए बहुत है। अभी तक जो मैंने आपको बताया, जो हिस्ट्री आपको बताई, इसी का डिस्कशन में आपको 30 to 45 मिनट और भी कर सकता था, बट वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जितना पोर्शन इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब अपने लिए टारगेट क्या है? अपने लिए टारगेट क्या है? रे ऑप्टिक्स को पढ़ना, या फिर क्या है, जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स को पढ़ना। मैं पहले तो सोचता था, पहले मैंने सोचा कि क्या नाम है, ये रे ऑप्टिक्स है, इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट रे ऑप्टिक्स का जो सेपरेट वीडियो बनेगा, ऐसा तो है नहीं कि एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, उसमें भी लगेगा टाइम। तो अपन लोग आज ही से इसी में स्टार्ट कर देते हैं, रे ऑप्टिक्स दैट इज जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स दैट इज रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपने पहले भी पढ़ी होंगी। ठीक है, उन्हीं चीजों को मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि एक वर्ड होता है रिफ्लेक्शन, एक वर्ड होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे कि कोई मीडियम है, कोई इंटरफेरेंस है, कोई सरफेस है, कोई आपका मिरर है। ठीक है, ये क्या है? इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस है, या फिर कहें मिरर है, या फिर कहें एक आपका मीडियम चेंज करने के लिए, मीडियम चेंज करने के लिए क्या, एक आपकी वॉल है, या फिर एक तरीके से एक बाउंड्री कंडीशन है, जहां पर आपकी क्या है, आपकी रे क्या है, अपने आप को चेंज करेगी। ठीक है, तो इस अगर कोई रे आती है, कोई रे आती है, ठीक है, ये रे आई, ठीक है, ये रे आती है यहाँ पे, किस पे? इस इंटरफेरेंस पे, इस मिरर पे आती है। इसका नाम मिरर ही रखो, मिरर। ठीक है, फाइनली मिरर ही रखते हैं। ठीक है, तो मिरर को मैंने एम से शो किया, मिरर स्मॉल एम से शो कर रहा हूँ। ठीक है, स्मॉल एम से शो कर रहा हूँ, ये आपका मिरर है। ठीक है, कोई रे जब आती है, कोई रे आती है तो इंसिडेंट होती है, इसको कहते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसे मैं शो करूंगा आई आर से, इंसिडेंट रे। ठीक है, जब रे ये आपके किसी मिरर पे, किसी बाउंड्री पे, किसी इंटरफेरेंस पे आती है, तब यहां पे इसके, इसी मिरर के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एक लाइन हमने खींची, परपेंडिकुलर एक लाइन हमने खींची, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। ये क्या है आपका? नॉर्मल, नॉर्मल। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू मिरर, परपेंडिकुलर टू मिरर। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल। इसे मैंने एन से शो किया, इसे मैंने एन से शो किया। तो जब ये इंसिडेंट रे आती है, इंसिडेंट रे आपका यहां से इस पॉइंट से, इस पॉइंट से टकराती है, और ये क्या हो जाती है? वापस चली जाती है। ये इंसिडेंट रे आई, इस पॉइंट से आके क्या हो गई? वापस हो गई, थोड़ी सी तिरछी हो गई, लेट मी करेक्ट इट। ठीक है, इस तरीके से वापस आ जाती है। तो जब ये वापस चली जाती है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इसे मैं आर से शो करूंगा, रिफ्लेक्टेड रे। कहने का मतलब ये है, इंसिडेंट रे आई आर और रिफ्लेक्टेड रे आर आर, और जो नॉर्मल होता है ये क्या है? ये आपका क्या? परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू इंटरफेरेंस है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। जिस जिस मीडियम में आई है, जिस मीडियम से आई है, कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ईटा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ईटा, जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस चली गई, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई। बट अगर ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए, सपोज यहां आई और यहां से ये इस साइड चली जाती, तो इसे कहेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, वापस चलेगी तो रिफ्लेक्टेड हो गई, इस साइड, अंदर की साइड। जैसे कि मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मैं सामने से गया, ठीक है, मैंने आपको यहां से ये पेन लिया और ये पेन को मैंने जमीन पे मारा, तो जमीन पे जब मैंने मारा तो ये क्या करेगा? यहाँ पे टिप खाएगा, टिप खा के थोड़ा सा ऊपर की साइड आएगा। तो कहने का मतलब ये, जिस मीडियम में था, जिस हॉल में ये था, उसी हॉल में गया और उसी हॉल में क्या हुआ? ये वापस वापस जंप हुआ। अगर ये मैं पेन को ऐसे टिप करता हूं और ये पेन आपका, ये जो फ्लोर है, फ्लोर के नीचे चले जाए, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे चला जाए, तो इसका मतलब क्या? उसने मीडियम क्या किया? अपना चेंज किया। तो जब सेम मीडियम में वापस आ जाए तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जब आपका मीडियम चेंज हो जाए तो उसे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्टेड,
रिफ्रैक्टेड रे या उसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं अगर वो मीडियम चेंज कर लेती है। अभी ये अपना टॉपिक नहीं है, अभी ये डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, जब ये डिस्कशन का टॉपिक आएगा तब इसे डिस्कस किया जाएगा। तो इसको मैंने सिर्फ अभी बता दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई, क्या नॉर्मल है क्या ये है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इस रिफ्लेक्शन में आप लोगों को क्या समझ में आया कि जो इंसिडेंट रे हैं वो क्या है आपके पैरेलल टू ईच अदर है, दोनों ही क्या है पैरेलल टू ईच अदर है। और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी क्या है पैरेलल टू ईच अदर है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसिडेंट जो आपकी इंसिडेंट रे है आई आर, इस स्मॉल में दिया ना आई आर, ये क्या है भाई आपकी पैरेलल टू ईच अदर है। और जो रिफ्लेक्टेड रे वो भी क्या है पैरेलल टू ईच अदर है। तो इस फिनोमेना को जब इंसिडेंट रे पैरेलल हो, रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो पैरेलल हो, तो इस फिनोमेना को कहते हैं आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट सपोज कीजिए कि कोई आपका सरफेस ऐसा है, कोई आपकी इंसिडेंट रे आई आई आर इंसिडेंट रे आई, ठीक है, दूसरी इंसिडेंट रे आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर खींचेंगे तो यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट से आपने परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है, यहाँ पे एक टेंजेंट खींचा और टेंजेंट से आपने परपेंडिकुलर खींचा। तो ये जो आएगी रे ये वापस चली जाएगी, ये जो आएगी ये वापस चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक चीज और, ये चीज, ठीक। तो ये क्या है इंसिडेंट रे आई आर इंसिडेंट रे, यहाँ लिखा है इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे क्या है, ये क्या है आपकी पैरेलल टू ईच अदर है। बट जो रिफ्लेक्टेड रे क्या है पैरेलल टू ईच अदर नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या, जो मिरर है, जो इंटरफेरेंस है, जो बाउंड्री है, वो क्या है आपकी एक प्लेन है, एक आपका उसका जो फॉर्मेट है बिल्कुल स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेशनरी का रेगुलर है, ठीक है। यहाँ इरेगुलर फॉर्मेट है, यहाँ क्या है, ये क्या है इरेगुलर फॉर्मेट है। ये जो बाउंड्री है, ये जो प्लेन है, ये मिरर है, ये आपका क्या रेगुलर नहीं है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन क्या आएगा, रिफ्लेक्शन की रेस का अलग अलग हो गया। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या है पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है पैरेलल नहीं, और ये क्या है पैरेलल है। तो इसे कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आपको इतनी बात समझ में आई। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक आता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कब होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो इंसिडेंट रे होती है, जिस एंगल से आती है उसी एंगल से जाती है, उसी एंगल से क्या होती है जाती है। सपोज कीजिए ये एंगल क्या है, ये जिस एंगल से आई है वो क्या है आई, इंसिडेंट एंगल आई है, और जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है वो क्या है आर है। ये आई और आर ये दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों ही आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। इसी बात को कहा गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आप नोट कर लेना। इसी बात को क्या कहा गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जो पॉइंट है वो भी आप देख लीजिएगा कि सिंपल से आपके दो पॉइंट है, पॉइंट क्या तीसरा भी है, बट अपने लिए क्या है इंपॉर्टेंट, क्या दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन से दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट ये है, जैसे कि कोई आपकी बाउंड्री है, मिरर है, ठीक है, इसे एम शो किया, कोई इंसिडेंट रे है आई आर, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर नॉर्मल है, क्या है नॉर्मल, और ये क्या है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, है। यहाँ पर इंसिडेंट एंगल क्या है आई है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है आर है। तो पहला लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या है कि जो इंसिडेंट एंगल है आई वो क्या इक्वल होगा रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल आर के। तो इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर ये दोनों ही क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं इक्वल होते हैं। सेकंड लॉ क्या है कि जो इंसिडेंट रे है
जो आपकी इंसिडेंट रे है एंड रिफ्लेक्टेड रे है एंड जो नॉर्मल है, जो आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, ये तीन चीजें, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों चीजें कहां मिलती हैं? ये एक लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है, और ये तीनों एक पॉइंट पे भी मिलती है, ये तीनों क्या मिलते हैं? पॉइंट पे भी मिलती है। कहने का मतलब सिर्फ ये कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में है और ये एक पॉइंट पे आके क्या मिलते हैं, ठीक है। सिर्फ ये दो लॉ हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट है इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर इसका नाम आई है, इसका नाम आर है, तो दोनों को ही मैं कह सकता हूं कि दोनों ही क्या है? थीटा है। ये दोनों क्या है? थीटा है। जिससे इंसिडेंट होगा उससे ही क्या चलेगा? वापस चली जाएगी थी। अब सपोज कीजिए ये तो दो लॉ हो गए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक आपका एंगल ऑफ डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? इस बात को भी समझ लीजिए, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा से शो करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा से शो करेंगे, ठीक है। ये आपकी इंसिडेंट रे है, इस पॉइंट से आके ये क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड हो गई। सपोज एज्यूम कीजिए कि ये रिफ्लेक्टेड नहीं होती, ये क्या होती? सीधी चली जाती। ये क्या हो जाती? सीधी चली जाती, ठीक है, सीधी चली जाती, दूसरे मीडियम में चली जाती, बिल्कुल सीधी चली जाती, जैसी आई थी ये वैसे ही चली जाती, ठीक है। तो इसका सीधे जाना था, बट ये क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड हो गई। तो ये कितने एंगल से रिफ्लेक्टेड हो गई? ये किस एंगल से रिफ्लेक्टेड हो गई भैया? यही एंगल ऑफ डेविएशन। कितने अपने पाथ से डेविएट हो गई, कितने अपने पाथ से विचलित हो गई, तो इसे डेविएशन को क्या कहते हैं? विचलन कोण क्या हो गया? किसका? किसी लाइट का विचलन कोण, किसी रे का, किसी प्रकाश की किरण का विचलन कोण क्या हो गया? उसे कहते हैं डेल्टा। तो ये डेल्टा है, इसे मैंने थीटा लिख दिया था, यहां वापस मैं लिख देता हूं इंसिडेंट एंगल आई और ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे आई आर और ये क्या है? डेल्टा, आई आर और डेल्टा। तो एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा, तीनों का सम क्या होगा भाई? 180 डिग्री होगा। ये रिलेशन याद रखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से विचलन कोण पूछा जाए तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का एंगल ऑफ आई प्लस एंगल ऑफ आर। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन का जो एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल, इन दोनों के सम को 180 डिग्री में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। भाई बात समझ में आ गई? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो ये जो मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया, इंसिडेंट रे के बारे में बताया, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बताया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या डायरेक्ट आ सकता है? 180 डिग्री लिखा है, 180 डिग्री माइनस का आई प्लस आर, आई और आर का एडिशन करेंगे और 180 डिग्री से वापस करेंगे। जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इंसिडेंट रे, ठीक है, एट अ नॉर्मल with an angle from the normal is 30 degree, find the angle of deviation। तो 30 डिग्री ये क्या है? 30 डिग्री ये हो गया, तो 30 डिग्री क्या होगा? रिफ्लेक्शन का होगा। 30 क्या हो गया? 60, और वहां से 60 180 में से आपने 60 हटाया तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया? 120 डिग्री। हो सकता है एंगल ऑफ डेविएशन दे दे, एंगल ऑफ डेविएशन दे दिया आपको, एंगल ऑफ डेविएशन इज 120 डिग्री, फाइंड द इंसिडेंट एंगल फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये क्या दे दिया आपको? 120 डिग्री। तो 120 और बाकी कितना बचा? भाई 60, क्योंकि टोटल क्या होगा? 180, तो 60 में से हाफ हो जाएगा, 30 एंड 30 फ्रॉम द नॉर्मल, दैट इज 30 डिग्री विल बी द आंसर। हो सकता है वो नॉर्मल से ना पूछे, वो आपको क्या दे दें? यहां से दे दें, ग्राउंड पास से दे दें, मिरर से एंगल पूछ लें या मिरर से एंगल दे दें, ऐसा दे दें क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन के सब फॉर्मेट है, तो मैं क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन के कुछ फॉर्मेट है, आप समझ लीजिएगा। ऐसा बोल दें कि कोई इंसिडेंट रे है, वो किसी पॉइंट पे जाके मिलती है, वहीं पे रिफ्लेक्टेड रे निकलती है, उसी पॉइंट पे क्या है? नॉर्मल होता है। तो ये तीनों इस लॉ को फॉलो करते हैं, और जो इंसिडेंट रे है उसका जो एंगल है फ्रॉम द मिरर एम या फ्रॉम द बाउंड्री एम इज 60 डिग्री, देन फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब ये 60 डिग्री दिया है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा भाई? 30 डिग्री। और जब ये 30 डिग्री है तो बाकी बचा हुआ क्या हो गया? 60 डिग्री 120 डिग्री।
30, 30 60 और 180 में से आपने 60 घटाया तो क्या बचा 120 डिग्री। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा हो सकता है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड और आपका एंगल ऑफ डेविएशन की फॉर्म में। आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट अभी वो हो नहीं पाएंगे क्योंकि उसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैं कोशिश करूंगा जैसे ही आपका नेक्स्ट लेक्चर हो तो मैं यहीं से स्टार्ट करूं कि मैंने आपको बताया था, और वहां जो 2 पॉइंट रह गए किस मिरर के रेस्पेक्ट में रह गए और थोड़ा सा रे के रेस्पेक्ट में रह गए, बता तो मैं अभी भी सकता हूं, ठीक है। वो सीधे फाइनल पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बट वो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में आइएगा, ठीक है, आप समझिएगा उस पॉइंट को। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये यहां से अगर आपको इस एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो ये चैप्टर पढ़ के जाना ही पड़ेगा। अगर आपको ये बात इस बात पे यकीन ना हो तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखिएगा, और मैं जो बोल रहा हूँ ऑप्टिक्स से जो कंटेंट आने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, वहां से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज क्या है, ज्यादा है। तो पढ़ते रहिएगा, मैथमेटिक्स की भी आपको वीडियोस देता रहूंगा, आप वो भी पढ़िएगा। फिजिक्स का तो आपको कंटेंट मिल ही रहा है, और बाकी जो आपकी नॉन टेक का पोर्शन है आप उसको भी कंप्लीट कीजिएगा। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मेडिजी वाईफाई कक्षा से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।